नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में बढ़ी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। 2 युवक पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 22 मई की अर्धरात्रि में आई दोनों ही युवक की रिपोर्ट आने के बाद रात्रि में युवकों को भेजा कोरोना अस्पताल। अब जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज। श्रम कानून में बदलाव का हो रहा है विरोध। सीटू और एमआर संगठन ने किया विरोध। श्रमिकों के हक अधिकारों को खत्म कर रही है सरकार। कहा जल्द ही नहीं बदला गया कानून तो होगा उग्र आंदोलन। रिक्शे से बालाघाट पहुंचा मजदूर परिवार। बिलखते बच्चों के साथ मंजिल नापने चल रहे मजदूर। लिंगा कटंगी का रहने वाला है मजदूर परिवार। जिला प्रशासन ने मुहैया कराई व्यवस्था। और अब समाचार विस्तार से। 22 मार्च से 19 मई तक प्रदेश के ग्रीन जोन में शामिल बालाघाट जिले में अब धीरे धीरे कोरोना वायरस पैर पसार रहा है, जिसका असर यह है कि जिले में अब 3 कोरोना पॉजिटिव केस प्रशासन को मिल चुके हैं, जिसके जिला प्रशासन ने भी पुष्टि की है। तीनों ही कोरोना पॉजिटिव युवकों को बालाघाट कोविड अस्पताल गायखुरी में रखा गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या अब बढ़कर 3 हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि खैरलांजी तहसील के ग्राम भजियादंड का एक व्यक्ति 20 मई को कोरोना संक्रमित पाया गया था। उसके संपर्क में आए परिवार के एवं अन्य लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए जबलपुर लैब भेजे गए थे। 23 मई को सुबह आईसीएमआर लैब से 23 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसमें ग्राम भजियादंड के ही 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। इस प्रकार अब बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 3 हो गई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए दोनों मरीजों को कोविड अस्पताल गायखुरी बालाघाट में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है। इन दोनों मरीजों के परिजनों एवं संपर्क में आए सभी लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उनके सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए जबलपुर भेजे जा रहे हैं। ज्ञात हो कि कोरोना वायरस संक्रमण के 22 मार्च को लॉकडाउन लगने के बाद से 16 मई तक बालाघाट कोरोना संक्रमण से पूर्ण रूप से सुरक्षित रहा। लेकिन लॉकडाउन में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बालाघाट में हुई घर वापसी ही सुरक्षा पर सेंध लगा गई है। यहां घर वापस हुए लोगों में से खैरलांजी क्षेत्र के लोग बालाघाट को संक्रमित कर चुके हैं और अब धीरे धीरे संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। बता दें कि 20 मई को एक पॉजिटिव रिपोर्ट आने का शुरू हुआ सिलसिला 23 मई तक 3 पर पहुंच गया, जिसके कारण रामपायली खैरलांजी क्षेत्र का भजियादंड बालाघाट का कोरोना पॉजिटिव केंद्र भी बन गया है। जानकारी के अनुसार मुंबई से भजियादंड, अत्री और मुरझड़ के 7 लोग बालाघाट आने के लिए निकले थे और ये लोग पिकअप वाहन से महाराष्ट्र के तिरोड़ा परसवाड़ा होते हुए वैनगंगा पुल से 16 मई की रात में खैरी पहुंची थी। यहाँ 2 लोग बालाघाट जिले की सीमा में प्रवेश करने से पहले महाराष्ट्र में ही कहीं वाहन से उतर गए थे। इस प्रकार कुल 5 लोग खैरी पहुंचे थे, लेकिन तिरोड़ा से खैरी आने वाली रोड को पहले ही बंद कर दिया गया था। इसके कारण से इन लोगों ने अपने गांव के 3 लोगों को बाइक से लेने के लिए खैरी नाके तक बुलवाया, जिसके बाद ये 5 लोग 16 मई की रात में ही अपने अपने गांव पहुंचे थे। मुंबई से लौटे ये लोग 17 मई को अपने अपने ही घरों पर रुके। इस दौरान 18 मई को भजियादंड निवासी एक युवक की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उसे खैरलांजी अस्पताल में इलाज कराने लाया गया। यहाँ पर कोरोना संदिग्ध होने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कर सैंपल जबलपुर भेजा गया और 20 मई को उक्त युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसके साथ वापस आए अन्य लोगों को भी क्वारंटाइन कर उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। मुंबई से गांव लौटे एक युवक के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद बाकी लोगों की भी जांच कर सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 2 और युवक की रिपोर्ट शुक्रवार की अर्धरात्रि 12 बजे पॉजिटिव आने के बाद रात्रि लगभग 3 बजे ही भजियादंड निवासी दोनों युवकों को बालाघाट में पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज भी शुरू कर दिया गया है। वहीं एक अन्य युवक की रिपोर्ट पेंडिंग रखी गई है, जिसकी भी रिपोर्ट जल्द आने की संभावना है। भजियादंड के युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसके परिवार के 6 सदस्यों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया था, जिसमें एक 3 साल का बच्चा भी शामिल था। यहां स्वास्थ्य विभाग के अमले ने युवक के परिवार के सदस्यों के सैंपल लेकर जबलपुर भेजे थे और उसके परिवार के सभी सदस्यों की रिपोर्ट भी आ गई है।
सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं 2 अन्य युवकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब उनके परिवार के लोगों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही दोनों ही युवकों और उनके परिवार के सदस्यों के संपर्क की तलाश की जा रही है। मामले में कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि ग्राम भजियादंड के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ जिले में पहुंचे उसके 2 साथियों की रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। मामले में खास बात यह है कि उनके परिजनों ने होम आइसोलेशन का पूरी तरह से पालन किया है, जिसके चलते पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिजनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने बताया कि सभी को कोरोना अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। के तौर पर इनको पहले लाकर के आइसोलेटेड कर दिया गया था। इनका सैंपल लिया गया और सैंपल में ये दोनों ही पॉजिटिव पाए गए। तो अभी क्या वहाँ पर जानकारी लगी सर कि कहाँ गए थे और क्या संभावना है आगे सर पॉजिटिव को लेकर? देखिए, एक बहुत छोटा सा इम्पैक्ट रहा जिसमें कि ये एक छोटा सा समय रहा जिसमें कि ये लोग गाँव में रहे हैं और चूँकि रात में आए। और अच्छी बात यह है कि सभी ने और इनके परिवार वालों ने आइसोलेशन का पालन किया है, जिससे कि संक्रमण की संभावना कम है। लेकिन वैसे जो पहले पॉजिटिव हैं उनके माता पिता और उनके भाई और उनकी भाभी और उनके जो परिवार में बच्चे हैं उन सभी का रिपोर्ट आ चुका है। वह सारे के सारे नेगेटिव अभी आ गए हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है जो कि कम्युनिटी स्प्रेड शायद इस कारण से नहीं होगा। दूसरा, एहतियात के तौर पे और निर्देशों के अनुसार ग्राम को जो हमारा गांव है उसके वार्ड क्रमांक 19 जो भजियादंड ग्राम का है उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। उसमें सभी प्रकार की आवाजाही बंद कर दी गई, लोगों को निर्देशित कर दिया गया है कि लोग अपने घरों पर ही रहें। बालाघाट जिले में संदिग्ध 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिन्हें यहां पर डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में रखा गया है और तीनों का ही इलाज यहां पर जारी है। शासन प्रशासन विभिन्न प्रयास कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये तीनों ही मरीज बहुत जल्द स्वस्थ होकर वापस आएंगे और हमारा जिला बालाघाट जिला फिर एक बार कोरोना मुक्त जिला बन जाएगा। BTV न्यूज़ के लिए मैं माधुरी कटरे ब्रह्म। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा श्रम कानून में बदलाव किया गया है, जिसका देश भर में अलग अलग संगठनों द्वारा इसे मजदूर विरोधी कानून बताते हुए विरोध किया जा रहा है। श्रम कानून में बदलाव को गलत बताते हुए इसे वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में C2 के बैनर तले राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाया गया, जिसमें C2 और MR यूनियन के पदाधिकारियों ने श्रम कानून में परिवर्तन का विरोध करते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। इस संबंध में C2 संगठन के जिला अध्यक्ष YR बिसेन ने बताया कि वर्तमान में देश में कोरोना महामारी चल रही है। केंद्र और राज्य सरकार ने श्रम कानून में बदलाव कर श्रमिकों के हक और अधिकार को समाप्त करने का काम किया। उन्होंने बताया कि श्रमिकों के हक और अधिकार समाप्त हो रहे थे, तब अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूरों ने 8 घंटे काम और 8 घंटे आराम और 8 घंटे परिवार के लिए आंदोलन किया था, जिसके बाद 8 घंटे काम करने को लेकर एक कानून बना था। इस कानून को केंद्र और राज्य सरकार समाप्त करने का प्रयास कर रही है, जहां 8 घंटे काम की जगह 12 घंटे काम करने वाला संशोधन कानून लाया गया है, जिसका देश के विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। श्रम कानूनों में केंद्र और राज्य सरकार संशोधन कर रही है और श्रमिक विरोधी कानून ला रही है, जिससे श्रम कानून देश में कमज़ोर हो रहा है और मजदूरों को उनके हक और अधिकार समाप्त हो रहे हैं। जो 1886 में मजदूरों ने शिकागो अमेरिका के शिकागो शहर से अपनी यात्रा शुरू किया था, 8 घंटे काम 8 घंटे आराम 8 घंटे परिवार के साथ को लेकर, जिसे समाप्त कर 12 घंटे काम का उनने मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार ने संशोधन लाया है। इसके खिलाफ आज देश में C2 यूनियन के सभी C2 यूनियन एवं सभी राष्ट्रीय संगठन द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है। मजदूरों के प्रवास से जुड़ी ऐसी मार्मिक तस्वीरें देश भर में देखी गई हैं, जिसने इनकी स्थिति को लेकर सोचने पर विवश कर दिया है। सरकारों द्वारा इन मजदूरों को उनके घर भेजने की प्रक्रिया जटिल होने के साथ ही सरकारी मदद की परवाह न करते हुए यह मजदूर निकल पड़े अपने सफर पर। ऐसा ही नजारा बालाघाट शहर में 22 मई की रात्रि में नगर में दिखाई दिया,
जिसमें नागपुर से सफर कर आ रहा मजदूरों का 3 परिवार था, जिसमें नौनिहाल 8 बच्चे थे। यह मजदूर रिक्शा को हाँकते हुए मंजिल कब आएगी इसकी परवाह किए बिना अपना सफर तय कर रहे थे। शहर के जागरूक नागरिकों ने जब इनकी अवस्था को देखा तो उनका दिल भी पसीज गया और उन्होंने आर्थिक मदद की। इन मजदूरों ने बताया कि उन्होंने कल शाम जो कुछ मिला वह खाया था, तब से दिन भर सफर कर रहे हैं और उन्हें लिंगा ग्राम के पास कटंगी तक जाना है। इन मजदूरों के साथ सफर में 3 महिलाएं, 3 पुरुष और 8 बच्चे शामिल थे। रिक्शे में सामान और उसके ऊपर बच्चे तथा बाकी लोग पैदल सफर करते हुए बालाघाट पहुंचे थे। इधर नागपुर से रिक्शे से बालाघाट पहुंचने वाले इन मजदूरों की खबर जैसे ही जिला प्रशासन को लगी तो तत्काल ही जिला प्रशासन ने मजदूरों से मिलकर उनसे पूछताछ की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान रात्रि में ही तहसीलदार रामबाबू देवांगन जयस्तंभ चौक पहुंचे, जिसके बाद इन श्रमिकों के भोजन और बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कराई। इस दौरान तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि नागपुर से कुछ श्रमिक रिक्शा गाड़ी के माध्यम से बालाघाट पहुंचे हैं, जिनके साथ कुछ बच्चे भी हैं। सभी मजदूरों के विश्राम के लिए व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान मजदूरों के भोजन सहित बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की जा रही है। वहीं मजदूरों को लिंगा क्षेत्र की कटंगी जाना है, जिन्हें प्रशासन के द्वारा वहां भिजवाया जाएगा। साथ ही आगामी 15 दिनों के लिए इन परिवारों को राशन सहित अन्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। ये अभी जो इनसे बातचीत की है उसमें जानकारी मिली है कि ये नागपुर से ये अपने स्वयं की रिक्शा जो गाड़ी है उसमें बच्चों और पत्नी के साथ 3 लोग आए हुए हैं। जैसे ही हमको सूचना मिली कलेक्टर महोदय के पास ये सूचना पहुंची, उनसे सूचना प्राप्त हुई, हम लोग चौक में पहुँचे हैं और इनके भोजन पहले इनके हाथ मुँह धोने की व्यवस्था करवा रहे हैं, उसके बाद इनको भोजन करवाएंगे। बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कराई गई है। बच्चों को दूध पिलाने के बाद थोड़ी देर आराम कर लेंगे, उसके बाद हम अपनी गाड़ी से इनको कटंगी गांव के हैं तो कटंगी गांव तक छोड़ेंगे और साथ साथ इनके लिए अभी 10 से 15 दिनों के अनाज की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं ताकि ये गांव में जाएंगे तो इनके पास पर्याप्त मात्रा में अनाज रहे और ये अभी 10-15 दिन आराम से उसको खा सकें। ओके, थैंक यू। 23 मई को रमजान पर्व का 29वां रोजा था, जिससे रोजेदारों को उम्मीद थी कि आज चांद नजर आएगा, लेकिन चांद के दीदार नहीं होने से अब जिले सहित पूरी जगह 25 मई को ईद उल फितर का पर्व मनाया जाएगा और इस वर्ष सभी रोजेदारों को पूरे 30 रोजे रखने का अवसर मिलेगा। जानकारों की माने तो अरसों बाद माह रमजान में रोजेदारों को पूरे 30 रोजे रखने का अवसर मिला है। प्रतिवर्ष ईद का पर्व पूरी शान और शौकत और अकीदत के साथ मनाया जाता था, जिसके तहत ईद की नमाज ईदगाह में सार्वजनिक रूप से अदा की जाती थी। लेकिन कोविड-19 के चलते इस वर्ष मुस्लिम धर्म गुरुओं और शासन प्रशासन के निर्देश पर सभी मस्जिदों में 4 से 5 लोग ही ईद की नमाज अदा करेंगे, जबकि सभी धर्मावलंबी ईद की विशेष नमाज अपने अपने घरों में सादगीपूर्ण ढंग से अदा करेंगे। जानकारों की माने तो ईद का पर्व रोजेदारों के लिए अल्लाह की तरफ से इनाम का दिन कहलाता है। इसमें सभी रोजेदार अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ इस खुशी को बांटते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। लेकिन इस वर्ष पहला अवसर होगा जब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और बाजारों में ईद पर्व की वह रौनक नजर नहीं आई जो हमेशा ईद के पर्व पर नजर आती थी। ईद पर्व को लेकर हमेशा बाजार गुलजार रहता था और सेवइयों, कपड़ों और विशेष प्रकार की टोपियों की दुकानें सजी रहती थी। यह रौनक इस वर्ष नजर नहीं आई। इस वर्ष ईद पर्व पर लोग भी एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद नहीं दे पाएंगे, बल्कि इस वर्ष केवल सलाम दुआ कर जुबानी ही ईद की मुबारकबाद दी जाएगी। ईमान तंजीम के प्रदेश संगठन मंत्री हाजी शोएब खान ने कहा कि आज देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। चूंकि इस बीमारी से पूरे देश में लाखों लोग बीमार हैं और हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, साथ ही सभी धर्म स्थल पूरी तरीके से बंद हैं। इस हालात को देखते हुए खुशी से ईद मनाया जाना कतई मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्मावलंबी ईद के पर्व को लेकर कोई भी खरीदारी न करें, बल्कि उसी पैसे से गरीबों, यतीमों और बेसहारों की मदद करें और हर हाल में इस मुश्किल घड़ी में सभी एक दूसरे का साथ दें। उन्होंने मुस्लिम धर्मावलंबियों से अपील की कि इस वर्ष सादगी से ईद का पर्व मनाएं और मुस्लिम धर्मगुरु एवं शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। शनिवार को बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन के द्वारा जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर कोविड-19 को लेकर बार बार कराए जा रहे सर्वे का विरोध किया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कोविड-19 के तहत नगरीय क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें अब तक समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने जिला प्रशासन के मौखिक आदेशों का सहयोग भी किया है।
जिसमें पहली बार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सर्वे कराया गया, जबकि दूसरी बार महिला बाल विकास के द्वारा सर्वे कराया गया है। लेकिन अब पुनः नगर पालिका के द्वारा भी सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें भी वार्ड प्रभारियों के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वार्डों में जाकर सर्वे कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर अपने हितग्राहियों को सत्तू सहित अन्य सामग्री का भी वितरण करना है। एक साथ इतने कार्य कर अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी थक चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा दिए जा रहे सभी दिशा निर्देशों का वह सम्मान करती हैं, लेकिन अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किसी भी मौखिक आदेश पर कार्य नहीं करेंगी। अगर लिखित आदेश दिए जाते हैं तो वह कार्य करेंगी। आज हम लोग कलेक्टर ऑफिस ज्ञापन देने कलेक्टर साहब के पास इसलिए आए हैं कि हम लोग जब से कोविड-19 का ये संज्ञान में आया है, जब से समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कोविड-19 का सर्वे कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के साथ इन्होंने सर्वे किया और हमारे महिला बाल विकास की तरफ से भी हम लोगों ने कोविड-19 का सर्वे किया। अब नगर पालिका के वार्ड प्रभारी जो बने हैं उनके साथ सर्वे करने को कहा जा रहा है, जबकि हमने कोविड-19 का सर्वे अनेकों बार किया गया है। हम प्रशासन के साथ हैं, हम काम करने बिल्कुल तैयार है, पर हम लिखित जानकारी कई बार दे चुके हैं, जो अब हम लोग सर्वे करने बिल्कुल भी तैयार नहीं, क्योंकि धूप में घूम के हम लोगों की भी हालत ख़राब हो रही है। महिला बाल विकास का भी सत्तू वितरण करना पड़ता है हमें, और हमारी यही मांग है कि जब स्वास्थ्य विभाग के अमले ने आशा कार्यकर्ता को नगर पालिका के वार्ड प्रभारियों के साथ सर्वे करने मना कर दिया गया है, तो हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही हर जगह क्यों पिसाएगी। हमारे में तो एक चैन है, हम लोगों भी तो इंसान है, हम लोग कब तक हर जगह पिसते रहेंगे। नगर पालिका अलग हमको घसीटती है, स्वास्थ्य विभाग अलग है, और चाइल्ड केयर विभाग अलग है, और महिला बाल विकास। एक ही व्यक्ति कितनी जगह अपने आप को बांटेगा। हम कलेक्टर महोदय के साथ हैं, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि महोदय जी, हम हर कार्य करने तैयार हैं, पर हम लिखित जानकारी देंगे। हमारा जितना सहयोग है हम भरपूर सहयोग करेंगे, पर लिखित जानकारी के साथ देंगे। अब हम लोग घर घर नहीं घूम सकते। तो अभी तक जो आप लोगों को काम दिया जा रहा था वो मौखिक रूप से दिया जा रहा था? अभी तक जो हमको काम दिया जा रहा था वो टोटल मौखिक रूप था, और हमारे विभाग से तो महिला बाल विकास भोपाल आयुक्त की तरफ से तो अभी तक हमको कोई भी लिखित आदेश दिए ही नहीं गए हैं। तो हम लोग फिर भी कलेक्टर साहब के मौखिक निर्देश अनुसार हम लोग सहयोग अपना प्रदान कर रहे थे। मतलब अब आगे आप जो भी कार्य करेंगे लिखित आदेश? हाँ, हमारे भोपाल आयुक्त हैं जो संचालय से हैं, वो लिखित आदेश दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये काम करेंगे, हम बिल्कुल करने तैयार हैं। कोरोना महामारी ने मानव जीवन को अस्थिर कर दिया है। गरीबों, मजदूरों एवं असहाय लोगों पर बड़ा आर्थिक संकट आया है। वहीं सामाजिक परिदृश्य में पीड़ित मानवता की मदद के लिए सेवा भाव की ऐसी मिसाल भी देखने को मिल रही है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। पवित्र रमज़ान महीना अलविदा लेने जा रहा है और ईद आने वाली है। ऐसे में ज़रूरतमंदों के लिए अंजुमन इस्लामिया कमेटी भरवेली की जानिब से मुस्लिम खिदमत कमेटी ग्रुप के द्वारा सेवई किट पहुँचाई जा रही है, ताकि समाज का हर तबका समान रूप से ईद मना सके और ईद की खुशियों की मिठास आपसी भाईचारे के साथ बरकरार रहे। मानवता पर कोरोना महामारी ने प्रहार किया तो धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर पीड़ित मानवता के लिए सेवाभावी लोगों ने भी दरियादिली दिखाई है। लॉकडाउन की वजह से बाजार बंद थे, काम धंधे नहीं थे, तो आर्थिक रूप से प्रभावित हुए लोगों तथा गरीबों की मदद में सभी समाज ने कदम बढ़ाए हैं। वर्तमान में मुस्लिम समाज का पवित्र रमजान माह अंतिम पड़ाव पर है। ईद की खुशी मनाई जानी है, लेकिन कोरोना ने जो आर्थिक प्रहार किया है उससे गरीबों को उबर पाना आसान नहीं है। ऐसे में भरवेली में अंजुमन इस्लामिया कमेटी की जानिब से मुस्लिम खिदमत ग्रुप के द्वारा ज़रूरतमंद परिवारों की मदद की जा रही है। समाज के गरीब एवं अमीर के बीच फर्क मिटाते हुए जिस प्रकार एक तबका सर्व सुविधायुक्त तरीके से ईद मनाता है, ऐसे ही गरीब भी ईद मनाएं, इसलिए उन्हें सेवई किट घर घर जाकर पहुंचाई जा रही है। इस किट में ईद की मिठास बनाए रखने वाली शक्कर, सेवैयाँ, मेवे एवं अन्य चीज़ें हैं, ताकि गरीब भी ईद की खुशी से महरूम न हो जाए। ज्ञात हो कि इसके पूर्व भी मुस्लिम खिदमत ग्रुप द्वारा ज़रूरतमंद परिवारों को राशन का वितरण किया जा चुका है। यह जानकारी देते हुए इमरान खान द्वारा बताया गया कि आगे भी मुस्लिम खिदमत ग्रुप द्वारा ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जाएगी। इस दौरान मुख्य रूप से मोबिन खान, शहजाद खान, मतीन खान, साजिद खान, नफीस खान आदि युवा शामिल रहे। भीषण गर्मी के प्रारंभ होते हुए क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। शनिवार को ग्राम पंचायत कोस्ते में विद्युत तार के टूटने एवं उससे चिंगारी निकलने से कोस्ते निवासी नुपेंद्र बिसेन की बाड़ी में आग लग जाने के कारण वहां रखे हुए कटंग के बांस सहित झाड़ियों में आग लग गई। ग्रामीणों व फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया गया। वहीं इस घटना में ग्रामीण नुपेंद्र बिसेन को लगभग 15,000 रुपये की हानि उठानी पड़ी है।
जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह 11 बजे जब नूपेंद्र बिसेन की पत्नी अनुसुईया बिसेन और बेटी सृष्टि बिसेन भोजन कर रहे थे, भोजन करने के बाद सृष्टि हाथ धोने के लिए घर के पीछे गई तो उसने देखा कि घर के बगल से जाने वाला विद्युत तार टूटा हुआ था और उस तार की चिंगारी से गली में रखा हुआ सामान जल रहा था। इस घटना की सूचना सृष्टि द्वारा अपने बड़े पापा धनेंद्र बिसेन को दी, जिसके बाद धनेंद्र बिसेन ने ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन गर्मी के कारण बढ़ती हुई आग के सामने ग्रामीण जन बेबस हो गए। उसके बाद नगरपालिका परिषद वारासिवनी के फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिस पर फायर ब्रिगेड ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन पहली बार में भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तब फायर ब्रिगेड दोबारा वारासिवनी से पानी भरकर लाई और फैलती हुई आग पर काबू पाया। इस आगजनी में लकड़ी, पैरा और घोड़ा जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि आग ने आसपास के मकानों को अपनी चपेट में नहीं लिया, अन्यथा एक बार फिर एक बड़ी दुर्घटना को घटने से रोका नहीं जा सकता था। लेकिन लगातार फैलती आग को देखते हुए नूपेंद्र बिसेन के परिवार ने अपने घर के अंदर रखा हुआ पूरा सामान बाहर निकाल लिया था। समय रहते आग पर काबू पा लेने से उनका घर जलने से बच गया। इस घटना की सूचना मिलते ही डायल 100 से पुलिस बल भी घटनास्थल पर पहुंचा, जिन्होंने घटना की जानकारी ली। इस मामले में मकान मालिक नूपेंद्र बिसेन ने बताया कि वो खेत गया हुआ था, उसे सूचना मिलने पर वो आया है। घर की बाड़ी और झाड़ियों में लगी आग से हजारों रुपये का नुकसान हुआ है। इस मामले में मकान मालिक नूपेंद्र बिसेन ने पुलिस थाना वारासिवनी में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए लगभग 1.5 लाख रुपये के नुकसान होने की संभावना व्यक्त की है। कैसे आग लगी घर पे? वो क्या मालूम सर, मैं तो घर में है ही नहीं था। वो क्या हुआ क्या नहीं मेरे को कोई पता नहीं, मैं खेत चली गया था। आपको कैसे जानकारी लगी? एक लड़का बताने आया तो मेरे को जानकारी जब मालूम हुई तो मैं घर पहुंचा तो पूरी आग लग गई और इधर उधर सब पूरे पी जा रहे थे। आग लगने के बाद कैसे आग पर काबू पाया गया फिर? वो ये आई गाड़ी आई जब हुआ। गाँव वालों की सहायता से पहले बुझाया गया क्या? हाँ, थोड़ा बहुत पर कवर नहीं हो रहा था। कितना नुकसान हुआ होगा फिर भी? 1.5 लाख रुपया सर। क्या क्या सामान जला है? ये पूरे गिस्तर अंदर चावल गिवल थे, ये पूरे जल गए पूरे। 24 वर्षीय युवती की फोटो फेसबुक व इंस्टाग्राम पर आईडी बनाकर अपलोड कर बदनाम करने और शादी करने के लिए दबाव बनाने आरोप में वारासिवनी पुलिस ने कटंगी क्षेत्र के ग्राम सीताखो निवासी प्रदीप पटले उम्र 28 वर्ष को न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है। आपको बताएं कि युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354D, 506, 507, 509 और 66 DIT एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश ने बताया कि लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम पांडेवाड़ा निवासी 24 वर्षीय युवती ने पुलिस द्वारा वारासिवनी में शिकायत दर्ज कराई थी कि वो लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम पांडेवाड़ा की रहने वाली है और वर्तमान में वारासिवनी के वार्ड नंबर 2 में अपनी दादी के घर पर रहती है। वो वर्ष 2015 में PG कॉलेज बालाघाट में पढ़ती थी, जहां पर प्रदीप पटले भी पढ़ता था, जहां उससे जान पहचान हो गई। उसके बाद वो 2018 में इंदौर में PSC की कोचिंग करने के लिए चली गई थी, फिर वहां से वापस आकर वारासिवनी में अपनी दादी के घर पर रह रही थी। पिछले कुछ वर्षों से कटंगी थाना अंतर्गत ग्राम सीताखोह निवासी 28 वर्षीय युवक प्रदीप पटले उसे बेवजह परेशान कर रहा है। उसके द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आईडी बनाकर उसके फोटोज अपलोड कर उसे बदनाम करने की धमकी देकर मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रहा है। वहीं उस पर शादी करने के लिए भी दबाव बना रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसके पूर्व भी उसके द्वारा युवक के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई गई थी। प्रार्थी युवती की शिकायत के अनुसार 19 मई की शाम लगभग 5 बजे युवक प्रदीप ने उसे गोलीबारी चौक में रोककर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और शादी करने का दबाव बनाने लगा। उसके मना करने पर उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद पीड़िता युवती ने पुलिस थाना वारासिवनी में पहुंचकर युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया था। हमारे पास में शिकायत की थी प्रार्थी कि उसके नाम से आईडी बनाकर और फर्जी आईडी बनाकर उसके फ़ोटो अपलोड किए जा रहे हैं और उसका पीछा भी किया गया है। उसके पूर्वी आरोपी के ऊपर लालबर्रा थाने में एक अपराध कायम है 354 का।
पुनः जब ये शिकायत आई है हमने FIR लॉन्च की थी और उसके पश्चात से इसकी तलाश थी। कल दिनांक को इसको शाम को गिरफ्तार किया गया और आज माननीय न्यायालय पेश किया गया। सर कहाँ से पकड़ा गया आरोपी को? ये कटंगी की पोस्ट में। कटंगी वन विभाग की एक टीम ने मुखबिर की सूचना पर तिरोड़ी वृत्त के हीरापुर बीट कक्ष क्रमांक 771 में वन्य प्राणी चीतल के शिकार के गंभीर प्रकरण का पर्दाफाश करते हुए चीतल के शिकार में संलिप्त 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी हिमांशु राय ने बताया कि गत दिनांक 21 एवं 22 मई को वन्य प्राणी चीतल का शिकार होने की सूचना मुखबिर से मिली थी। इस पर ग्राम जामुटोला तिरोड़ी के सुखचंद के घर में वन अमले द्वारा दबिश देकर उसे चीतल के 2 किलोग्राम कच्चे मांस के साथ पकड़कर वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान सुखचंद ने बताया कि उसने खांडी टोला निवासी मुकेश से मांस लिया था। सर्चिंग के दौरान मुकेश के घर दबिश देते हुए उसे चीतल के 2 किलोग्राम पके हुए मांस के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। मुकेश के बताने पर खांडी टोला के ही रहने वाले रमेश को आधा किलोग्राम कच्चे मांस के साथ पकड़ा गया तथा अन्य आरोपी अनिल के घर से 1 नग खून लगी हुई कुल्हाड़ी बरामद कर उसे भी हिरासत में लिया गया। इन लोगों के कथनानुसार प्रकरण में संलिप्त एक अन्य आरोपी किरण नागार्ची को पकड़ा गया तथा छठा आरोपी खांडी टोला निवासी रितेश गोंड फरार है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। वन विभाग के मुताबिक शिकारियों द्वारा आवारा कुत्तों के माध्यम से चीतल का शिकार किया गया है। अनुसूची 3 में शामिल वन्य प्राणी चीतल के शिकार के बाद उसका मांस पकाकर खाने का प्रयास करने में संलिप्त आरोपी सुखचंद, मुकेश, रमेश, अनिल और दीपक को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें उपजेल वारा भेज दिया गया है। मुखबिर की सूचना पर जो है मैं सूचना प्राप्त की जो है तिरोड़ी ग्राम के जामुटोला में चीतल का जो है शिकार किया गया है। तो उसी ग्राम के पास जो है एक जामुटोला गांव लगा है, वहाँ पे सुखचंद पिता श्यामलाल के घर में जो है दबिश दी गई और वहाँ से कुछ चीतल का कच्चा और पका मांस जो है हमने बरामद किया और उसकी निशानदेही पे खांडी टोला तिरोड़ी के अन्य 5 लोगों को भी जो है हमने मांस के साथ गिरफ्तार किया और माननीय कटंगी न्यायालय के आदेश पर जो है हमें उपजेल वाला भेजा गया। तो सर ये इसका शिकार कैसा किया गया था? शिकार में जो अभी घटना सामने आई है प्रथम दृष्टया वो ये है कि जो आवारा कुत्ते जो होते हैं उनके माध्यम से शिकार किया गया, पानी पीने वगैरह कुछ जानवर। क्या शिकार की वो सामग्री जब्त की गई? जी हाँ, वो अभी शिकार के लिए जो है कुल्हाड़ी और अन्य कुछ सामग्री। वन्य प्राणी चीतल के शिकार के आरोपियों को पकड़ने में वन परिक्षेत्र अधिकारी हिमांशु राय के नेतृत्व में परिक्षेत्र सहायक तिरोड़ी लक्ष्मीचंद कटरे, परिक्षेत्र सहायक सीता पठौर, दिलीप चौहान, वन रक्षक जितेंद्र उइके हीरापुर सहित अन्य वन्य कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तिरोड़ी तहसीलदार शोभना ठाकुर ने 23 मई को ग्राम पौनिया में छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से खनन कर रखा गया 40 बोरी मैंगनीज जब्त किया है। शासकीय भूमि से अवैध रूप से मैंगनीज का खनन करने पर यह कार्रवाई की गई है। तिरोड़ी तहसील अंतर्गत ग्राम पौनिया में ग्रामीणों द्वारा मैंगनीज खनन किया जा रहा था। जागरूक नागरिकों के द्वारा तहसीलदार तिरोड़ी शोभना ठाकुर को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंची, जहां खनन करते हुए ग्रामीण तहसीलदार को आता देखकर सामान छोड़कर भाग गए, जिसके बाद राजस्व अमले ने मैंगनीज का पंचनामा बनाकर जब्त कर लिया। इस दौरान लगभग 40 बोरी मैंगनीज जब्त किया गया। तहसीलदार शोभना ठाकुर ने कहा कि मैंगनीज के हो रहे अवैध कारोबार और कारोबारियों पर उनकी नजर है और कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। लगभग 40 बोरी मैंगनीज हमने पकड़ा हुआ है। अभी पकड़ने के बाद तौल करने पे समझ में आएगा कि टन में एग्जैक्ट वैल्यू कितना है उसका, क्योंकि कुछ बोरियां भरी हुई हैं और कुछ खाली हैं, इसलिए समझ नहीं आ पा रहा है। लगभग 40 बोरी है। 40 बोरी। ये कौन सा एरिया कहलाता है? हाँ, ये पौनिया है। पौनिया से अंदर जंगल वाला रास्ता है ये। तो इसमें कोई लोग गिरफ्तार हुए हैं? नहीं, हम लोग जब पहुंचे तो शायद उनको सूचना मिल गई थी या पता नहीं, तो पहले से जो भी मजदूर कार्यरत थे वो अपना सामान, फावड़ा, कुदाली और चप्पल वगैरह सब छोड़ के भाग गए। तो हमें तो सिर्फ माल मिला है, हमारे आने के पहले ही उनको सूचना हो गई थी शायद, तो वो भाग निकले यहाँ से। अच्छा, यहाँ लगातार खुदाई चालू थी है? मुझे मामला दरअसल पिछले 3 दिन पूर्व ही संज्ञान में आया, तो संज्ञान में आने के बाद मैंने आज कार्यवाही की।
प्रदेश में कोरोना वायरस लगातार अपने पांव पसार रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान शुक्रवार रात तक प्रदेश में कोरोना के 272 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद अब प्रदेश में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6170 हो गई है। जबकि बात करें बालाघाट जिले की तो 19 मई की रात्रि तक ग्रीन जोन में शामिल रहे जिले में अब 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जिससे भी निपटने जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ खड़ा है। ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण से निपटने जिला प्रशासन ने पहले ही तैयारी कर ली थी। बीटीवी की टीम ने शनिवार को जिले में दस्तक दे चुके कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन की आगामी तैयारियों पर जिला दंडाधिकारी से चर्चा की। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। बालाघाट जिले में पिछले दिनों ग्राम भजिया दंड में एक कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया। फिलहाल उसे उपचार के लिए कोविड हॉस्पिटल बालाघाट में रखा गया है और अब 2 नए मामले सामने आए हैं। इन 2 नए मामलों के बाद अब कुल 3 मामले बालाघाट जिले में हैं और इस परिप्रेक्ष्य में हम आज बातचीत कर रहे हैं कलेक्टर महोदय से। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब बालाघाट में जिन कोरोना संक्रमित मरीजों को हमने देखा है उनके लिए क्या इंतजामात किए जा रहे हैं कोविड हॉस्पिटल में? ये सारे इंतजाम पहले कर लिए गए थे। ये विभिन्न प्रकार के हॉस्पिटल के लिए शासन निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो माइल्ड सिम्टम्स वाले लोग हैं उनको सीसीसी में रखना है, कोविड केयर सेंटर जिनको बोला गया है। उनसे यदि थोड़े से सिम्टम्स उनको ज़्यादा दिखते हैं, माइल्ड सिम्टम ये थे बिल्कुल नॉर्मल सिम्टम्स वाले। माइल्ड सिम्टम्स यदि किसी को दिख रहा है तो उसको DCHC में रखा जाना है, डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर में। और यदि किसी को सीवियर सिम्टम्स हैं तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर, मतलब जिसमें ICU सपोर्ट होगा, उसमें रखा जाना है। जिले में अस्पताल की व्यवस्था 2-3 जगह पर की गई है। सबसे बड़ा जो पहले मुख्य अस्पताल जो बनाया गया है वो सरदार पटेल गायत्री में है। अभी जो तीनों पेशेंट को वहीं रखा गया है। तीनों पेशेंट जो हैं वो अभी स्टेबल हैं। डाइट पे उनको रखा गया है। जो मेडिकेशन है डॉक्टर्स हमारे कर रहे हैं। इस संबंध में मेरी चिरायू हॉस्पिटल से डीन मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा से बात हुई है। उनके जो प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने जो दिए हैं उन्हीं प्रिस्क्रिप्शन का पालन हम लोग बालाघाट में भी कर रहे हैं और डाइट जो उन्होंने बताया है वो उसका पालन भी कर रहे हैं। चूँकि सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टिंग का ज़्यादा महत्व है, इसलिए हम लोग जो इम्यूनिटी की बढ़ाने के लिए जो दवाइयाँ हैं वह दवाइयाँ और भोजन उस प्रकार से करवा रहे हैं। इन लोगों को सलाह दी गई है कि ये आराम करें, इनको मोटिवेटेड रहें। इसलिए पर्सनली हम लोग भी इनसे बात करते रहते हैं और बाकी सारे लोग भी हमारे चर्चा करते रहते हैं, जिससे कि इनका आत्मविश्वास बना रहे और ये जल्दी से ठीक हो जाए। जी, वैश्विक महामारी कोरोना पूरे विश्व में अपनी दस्तक दे चुकी है। बालाघाट भी इससे अछूता नहीं रहा। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के मामले अब और आगे हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाहर से आए हुए मजदूरों, छात्रों और अन्य दूसरे लोगों की संख्या बढ़ी है गुजरे 1 महीने में। तो आपको क्या लगता है किस तरह की आशंका है और क्या कुछ शासन प्रशासन इंतजाम कर रही है इस दिशा में? वैसे बालाघाट जिले के यदि आप आंकड़े देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मजदूर बालाघाट जिले में ही वापस आए, जिनकी संख्या लगभग 1,10,000 के तकरीबन अभी हो गई है। आज जैसे आपने आशंका की बात करी तो आशंका में तो मैं सदैव ये चाहूँगा कि बस ये जो 3 केस हैं बस यही हमारे लिए फाइनल हो, इसके अलावा कोई केस ना बढ़े। लेकिन यदि केसेस बढ़ते हैं तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। बेसिक जो व्यवस्था की गई है वो ये है कि सबसे कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोलते हैं कि सबसे I2T2 ये जो स्ट्रेटेजी मध्य प्रदेश की है वही स्ट्रेटेजी बालाघाट जिले की भी है। सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करना, आइसोलेट करना, उसके बाद उनको ट्रीट करना, ये जो तरीका है यही तरीका हम लोग अपना रहे हैं कि सबसे पहले जैसे ये पहला जो हमारा वो होता है कि आइसोलेट करें, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें। तो इसके लिए हमारी टीम्स सक्रिय हैं। आशा कार्यकर्ता, RBSK के टीम्स और अन्य लोगों की ड्यूटी भी, अन्य अधिकारी की ड्यूटी हम लोगों ने लगाई हुई है। ग्राम पंचायत स्तर पर समितियां बनाई गई हैं जो कि बाहर से आए लोगों को आइडेंटिफाई करती है और दिन में किसी प्रकार का लक्षण पाया जाता है तो उसको फीवर क्लिनिक्स पे भेजते हैं या फिर उनका उसी जगह पर उनका परीक्षण किया जाता है। जी, परीक्षण के उपरांत यदि उनमें कोई ऐसे सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, दूसरा एक प्रयोग ये भी तरीका किया जाए जो रेड जोन से जो लोग आ रहे हैं, जो कि रेड जोन जो पहले तथाकथित रेड जोन से जिनमें कि लोग प्रभावित लोग हैं, जैसे मुंबई से लोग आ रहे हैं या अन्य शहरों से लोग आ रहे हैं जिनमें कि संक्रमित केसेस की संख्या ज़्यादा है, उनको हम लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर रहे हैं। ये भी आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका। और वहाँ पर अगर एक लिमिटेड पीरियड के लिए उनको रखा जाता है, उसमें यदि संक्रमण यदि उनमें दिखाई पड़ता है तो संक्रमण के समय यदि संक्रमण या कुछ लक्षण उनमें दिखाई पड़ते हैं
तो उनका सैंपल लिया जाता है, टेस्ट किया जाता है। अब अभी तक हम लोग कुल मिला के लगभग 350 टेस्ट कर चुके हैं, जिसमें से 3 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। जी, और जब तक हमारे यहाँ टेस्ट नेगेटिव आ रहे थे तब तक प्रशासन ने भी काफ़ी कुछ छूट दी थी बालाघाट शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो अभी जब कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं तो क्या शासन कुछ नीतियों में फेरबदल करेगा इस दिशा में? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदैव अपने भाषण में यही बोला है कि अब हमें कोरोना के साथ रहना सीखना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी समाज की है, ये जिम्मेदारी व्यक्ति विशेष की है कि वह नियमों का पालन करे। फोर्सफुली चीज़ों को करवाना बहुत लंबे समय तक संभव नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी ज़िले में प्रारंभ रखनी पड़ेंगी, वह आवश्यक है। कई सारे लोग हैं जिनको बहुत समस्या में हैं, जिनको खाने पीने तक के नहीं, उनके पास कुछ बचा हुआ है, ऐसे कुछ हमारे लोग हैं, तो इकोनॉमिक गतिविधि तो प्रारंभ करनी ही पड़ेगी। तो वो उसी प्रकार, उसी तारतम्य में जो MHA के निर्देश हैं उसी में ज़िले में कार्य किया जा रहा है। 7 से 7 बजे तक के लॉकडाउन के निर्देश है, रात्रि शाम को 7 बजे के बाद सारी दुकानें बंद करने के और सारा कर्फ्यू लगाने का, और सुबह 7 बजे तक वह स्थिति बरकरार रहती है। बाकी जो डे टाइम है उसमें व्यापारिक गतिविधियाँ चलती हैं, लेकिन मेरा अनुरोध सभी से ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना ये व्यक्तियों को स्वयं करना है, और अनुरोध है कि आप स्वयं करते रहें। इसी में आपका, आपके परिवार का, समाज का, शहर का, जिले का हित इसी में है कि आप लोग इन सब चीज़ों का पालन करते रहें। जी, थैंक यू सर। ये थे बालाघाट जिले के कलेक्टर महोदय दीपक आर्य, जिन्होंने हमें जानकारी दी बालाघाट जिले में पाए गए 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बारे में, और हमने विस्तृत जानकारी इनसे प्राप्त की। और कोविड हेल्थ केयर में इन तीनों ही संदिग्ध मरीजों का इलाज चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये तीनों ही मरीज बहुत जल्द स्वस्थ होकर वापस आएंगे और हम कोरोना से जंग फिर एक बार जीत जाएंगे। शहबाज खान के साथ मैं माधुरी कटरे ब्रह्म, बालाघाट, BTV न्यूज़। BTV की नन्ही दर्शिका तनिष्क तिवारी का 24 मई को 7वां जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा पवन, मम्मी अश्विनी, नानी, मामा सहित BTV परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं तनिष्क। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में बढ़ी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या, 2 युवक पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 22 मई की अर्धरात्रि में आई दोनों ही युवक की रिपोर्ट आने के बाद रात्रि में युवकों को भेजा कोरोना अस्पताल। अब जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज। श्रम कानून में बदलाव का हो रहा है विरोध, C2 और MR संगठन ने किया विरोध। श्रमिकों के हक अधिकारों को खत्म कर रही है सरकार, कहा जल्द ही नहीं बदला गया कानून तो होगा उग्र आंदोलन। रिक्शे से बालाघाट पहुंचा मजदूर परिवार, बिलखते बच्चों के साथ मंजिल नापने चल रहे मजदूर। लिंगा कटंगी का रहने वाला है मजदूर परिवार, जिला प्रशासन ने मुहैया कराई व्यवस्था। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।